फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता मैं आपके लिए ले आता हूँ वीडियो लेक्चर्स काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। और आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक सब्जेक्ट जो हमारे पास है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, दैट मीन्स DSS। ठीक है, तो DSS का हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट है DSS, दैट मीन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसका हम करेंगे चैप्टर, आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनरल जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास चैप्टर है ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका आज हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं हम देख लेते हैं। तो चैप्टर है हमारे पास जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे वो है डिजाइन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये डिजाइनिंग हम करते क्यों हैं हम देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन इज टू द अचीवमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी दैट स्ट्रक्चर विल परफॉर्म satisfactorily for the internal purpose during the design life। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम डिजाइनिंग करते हैं। इसलिए डिजाइनिंग करते हैं हम क्योंकि हमें जो एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी है, जो स्ट्रक्चर हमारे पास सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन इज टू अचीवमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी जो है उसको अचीव करना। ठीक है, एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी को अचीव करना कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो परफॉर्म करे सेटिस्फैक्टरी, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सेटिस्फैक्टरी हो फॉर द इंटरनल पर्पज लिविंग इंटरनल पर्पज ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ। ठीक है, मतलब जिस लाइफ के लिए वो डिजाइन किया है उस लाइफ तक वो चले। दैट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं हमने एक बिल्डिंग बनाई है, तो हमने एक बिल्डिंग बनाई है, हम मोस्टली जो बिल्डिंग एक होती है, बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसकी हम एज मान के चलते हैं 100 ईयर। ठीक है, तो उसके बाद अगर मान लेते हैं कोई हमने बिल्डिंग बनाई है, मान लेते हैं उसका जो हमने डिजाइन पीरियड रखा, जो इंटेंडेड उसका जो लाइफ पीरियड रखा है बिल्डिंग का, मान लेते हैं हमने रखा है 50 ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स रखा है उसका डिजाइन लाइफ रखा है बिल्डिंग का। ठीक है, तो ऐसे तो बिल्डिंग की मोस्टली 100 ईयर होती है, हमने 50 ईयर्स रखी है। ठीक है, तो अगर 50 ईयर्स हम इसको बिल्डिंग को जो है बिना किसी दिक्कत के अगर यूज कर पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, डिजाइन का ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है, with an appropriate degree of safety, they should sustain all the loads and deformation during the construction and use and have adequate resistance to accidental loads and fire। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम जो बिल्डिंग को सेटिस्फैक्टरली यूज कर सकें, उसकी पूरी लाइफ जो है बिल्डिंग की, हमने जो डिजाइन लाइफ दी है उसमें हम उसको सेटिस्फैक्टरली यूज कर पाए। ठीक है, एडिक्वेट सेफ्टी के साथ, मतलब उसमें सेफ्टी भी ऐसा ना हो कि उसको हम यूज कर पाए लेकिन हमें सेफ्टी महसूस ना हो, तो हमें प्रॉपर सेफ्टी महसूस हो। दिस विल सस्टेन ऑल द लोड्स। ठीक है, जितने भी लोड उस पर पड़ रहे हैं उनको वो बियर करे। जितनी भी डिफॉर्मेशन हो रही है वो मतलब डिफॉर्मेशन उतनी हो कि हमें सेफ्टी महसूस हो। यूज एंड कंस्ट्रक्शन एंड एडिक्वेट रेसिस्टेंस टू एक्सीडेंटल लोड्स। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कोई एक्सीडेंटल लोड आ जाता है बिल्डिंग पे, तो उससे भी उसको कोई खतरा ना हो या फिर कोई आग लग जाती है, क्योंकि ये चीजें ऐसी है, एक्सीडेंटल लोड या फिर आग लगना, तो ये हमारे बस में नहीं होती, ये कभी भी आ सकती है, तो उससे बिल्डिंग को कुछ ना हो या फिर स्ट्रक्चर को कुछ ना हो। ठीक है, तो यही डिजाइन का ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम डिजाइनिंग करते हैं।
तो ये डिजाइनिंग अगर हम ना करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हमें जो बिल्डिंग है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि हमें जो है गिवन एरिया में कैसी बिल्डिंग डिजाइन करनी या फिर कैसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, वो उसकी जो लाइफ है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते बिना डिजाइन। तो इसलिए डिजाइन जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिजाइनिंग ऑब्जेक्टिव की हम डिजाइन क्यों करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिजाइन। तो हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिजाइन के बारे में। मेथड्स ऑफ डिजाइन हमारे पास कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर्स एंड इट्स एलिमेंट्स नॉर्मली बी डिजाइन बाय लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या फिर स्ट्रक्चर के एलिमेंट है नॉर्मली हम डिजाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड से। आई होप आपको डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में भी पता चल गया होगा कि मोस्टली हम जो डिजाइन करते हैं जो भी स्ट्रक्चर्स और उसके एलिमेंट वो लिमिट स्टेट मेथड से ही डिजाइन करते हैं। एज पर IS 800 2017 ये कोड है इसका लिमिट स्टेट मेथड का। तो ये हम यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए स्ट्रक्चर्स को और स्ट्रक्चर के एलिमेंट को। Where the limit state method cannot be conveniently adapted, working stress method shall be used, ठीक है। तो मोस्टली हम लिमिट स्टेट मेथड यूज करते हैं, जहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड हम यूज ना कर पाए तो वहां पे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड मोस्टली हमारे पास यूज नहीं होता है, बहुत ही कम जगह पे यूज होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी यूज होता है वहां पे लिमिट स्टेट मेथड अगर हम यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम वहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप को कौन सा इसमें से टॉपिक अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोड्स एंड फोर्सेस, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास लोड होते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग एनी एलिमेंट, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट हमने डिजाइन करना है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर हमने डिजाइन करना है तो या फिर कोई मेंबर डिजाइन करना है, कोई एलिमेंट डिजाइन करना है या फिर कोई पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो कुछ लोड और उसके इफेक्ट जो है हमारे पास हमें वो देखने होते हैं, ठीक है। कुछ लोड और उसके जो इफेक्ट है वो हमें क्या करने होते हैं, कंसिडर करने होते हैं, टेकन इनटू अकाउंट वेट एप्लीकेबल विद पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी लेना होता है और उसका कॉम्बिनेशन हमने देखना होता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे पास है, कौन कौन से लोड हमारे पास है, कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारे पास है डेड लोड, ठीक है। डेड लोड का मतलब होता है जो लोड बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर का अपना लोड होता है, जो मतलब हमने एलिमेंट बनाए होते हैं बीम कॉलम स्लैब वगैरह, उसका लोड जो होता है वो डेड लोड में आ जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पोज्ड लोड। इम्पोज्ड लोड का मतलब होता है जो हमने इम्पोज किया होता है। इम्पोज क्या होता है मतलब हमने एक्स्ट्रा डाला होता है डेड लोड के अलावा, जैसे कि इसको हम लाइव लोड भी बोलते हैं, क्रेन लोड भी बोलते हैं, स्नो लोड भी बोलते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा चीज बाहर से आ जाती है किसी भी स्ट्रक्चर पे उसे हम बोलते हैं इम्पोज्ड लोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लोड है विंड लोड। विंड लोड होता है जो विंड की वजह से लोड आता है उसे हम बोलते हैं विंड लोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड होता है हमारे पास जो अर्थक्वेक की वजह से आता है, भूचाल की वजह से आता है। देन नेक्स्ट है इरेक्शन लोड। इरेक्शन होता है कोई चीज इरेक्ट करना, कोई चीज मतलब हमने लगानी है, चढ़ानी है बिल्डिंग पे या स्ट्रक्चर पे, उसको बोलते हैं इरेक्शन लोड। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सीडेंटल लोड्स। एक्सीडेंटल लोड्स में हमारे पास आ जाता है सच एज दोज ड्यू टू ब्लास्ट, ठीक है। मतलब एक्सीडेंटल लोड जैसे कि ब्लास्टिंग की वजह से कोई लोड हमारे पास स्ट्रक्चर पर पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल लोड। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी इफेक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ठीक है। सेकेंडरी इफेक्ट जो किसकी वजह से होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कैसे होती है आपको पता ही होगा, रिजल्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस। तो कंट्रक्शन और एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। टेम्परेचर चेंजेस मतलब फ्रीजिंग एंड थाविंग की वजह से। फ्रीजिंग एंड थाविंग क्या होता है, फ्रीजिंग एंड थाविंग हमारे पास होता है फ्रीजिंग एंड थाविंग, फ्रीजिंग एंड थाविंग, फ्रीजिंग एंड थाविंग
इससे भी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है। फ्रीजिंग एंड थाविंग का मतलब हो गया क्या कि मान लो हमारे पास कोई चीज़ है वो पानी है वो फ्रीज कर गया मतलब उसकी बर्फ बन गई। उसके बाद थाविंग मतलब फिर पिघल गया, फिर बर्फ बन गई, फिर पिघल गया, फिर बर्फ बन गई। तो मतलब ऐसा प्रोसेस चलता रहता है और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है। डिफरेंशियल सेटलमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होती है स्ट्रक्चर्स की वो भी सेकेंडरी इफेक्ट आ जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज ए होल और ऑफ इट्स कंपोनेंट इसेंट्रिक कनेक्शंस, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं सेकेंडरी इफेक्ट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारे पास कौन कौन से लोड और कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें से डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।